अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इस सेकंड चैप्टर का लास्ट सेक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर हमने देखना है रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड करना है। यहाँ पे हम कार्बन 12 के मास को बतौर स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ कंपेयर करते हुए बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके जो मैसेज हैं वो फाइंड करना सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका नेम है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबेंडेंस। किसी भी आइसोटोप की कितनी अबेंडेंस है, कितनी मिकदार में कोई आइसोटोप कितनी कसरत में पाया जाता है, उस आइसोटोप की उस कसरत को इस्तेमाल करते हुए हमने एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो फाइंड करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड। जब से एटम का जो वजूद है उसका पता चला था, द केमिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए मेथड विच वुड अलाउ देम टू कंपेयर द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो केमिस्ट जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि ऐसा उनको कोई मेथड मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो मुख्तलिफ एटम्स के जो मैसेज हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकें, ठीक है। इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि ये ज़रूरी था, बिकॉज क्योंकि विदाउट नोइंग द रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स, क्योंकि जब तक आपको एटम्स के रिलेटिव मैसेज पता नहीं होंगे। देखिए, रिलेटिव मैसेज का मतलब ये है कि एक एटम के हिसाब से दूसरे एटम का कितना मैस है, या फिर एक एटम दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनसे कितने गुना ज़्यादा भारी है। ये इसका मतलब है रिलेटिव मैसेज का, यानी कि एक दूसरे के हिसाब से आपने मैसेज चेक करने हैं। वी वुड नॉट नो, अच्छा देखें, जब तक हमें रिलेटिव मैसेज एटम्स के पता नहीं होंगे तो फिर होगा क्या। वी वुड नॉट नो इन विच रेशियो ऑफ मैसेज वी मिक्स द रिएक्टेंट्स टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। तो फिर हमें पता नहीं होगा हमने रिएक्टेंट्स को किस रेशो के अंदर मिक्स करना है ताकि हम एक केमिकल रिएक्शन जो है उसको कैरी आउट कर सकें और केमिकल रिएक्शन को हम लेके चल सकें। तो इस मसले को हल करने के लिए 1961 के अंदर द केमिस्ट अडॉप्टेड ए न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स। एटम्स के जो रिलेटिव मैसेज हैं उनको मेजर करने के लिए जो केमिस्ट हैं उन्होंने एक नया जो स्केल है उसको अडॉप्ट किया, उसको अपनाया। उन्होंने एक स्केल बनाया। स्केल कौन सा था? द यूनिट मास ऑन दिस स्केल इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। जो कार्बन का लाइटर आइसोटोप है, यानी कि जो हल्का आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12, उसका जो मास है उसके टोटल मास का 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 या फिर 1/12 पार्ट जो है हमारे पास कार्बन 12 के टोटल मास का, ये हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके हम बाकी जो एटम्स हैं उनके मैसेज बताते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप शॉप के ऊपर जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि मुझे आप 5 किलोग्राम चीनी दें, तो उसके लिए आप 5 किलोग्राम जो चीनी है वो जब आपको तोल के देते हैं तो उसके लिए वो 1 किलोग्राम के 5 वेट्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के जो 5 वेट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो 1 किलोग्राम है ये होता है यूनिट। इस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जो 5 वेट्स हैं वो जब वो दूसरी तरफ डालता है तो तराजू के दूसरी तरफ 5 किलोग्राम चीनी जो है वो पूरी होती है। इसी तरह से यहाँ पे इस स्केल के ऊपर जहाँ पे आप रिलेटिव मैसेज बता रहे हैं वहाँ पे एक जो आपके पास यूनिट है कार्बन 12 का जो टोटल मैस है उसका 12वां हिस्सा है, 1/12 ऑफ द टोटल मैस ऑफ कार्बन 12, ये आपके पास एक यूनिट है। जिस तरह से मैस का यूनिट आपके पास 1 किलोग्राम होता है, उसी तरह से एटम्स के लिए एटम्स के मैस का जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो 1/12 ऑफ द कार्बन 12 का मैस है, यानी कि कार्बन 12 का जितना भी मैस है उसका 12वां हिस्सा आप एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन ऑन दिस स्केल इज एग्जैक्टली 12। इस स्केल के ऊपर जो कार्बन का एक एटम है उसका जो मैस होता है वो एग्जैक्टली 12 यूनिट्स होता है, ठीक है। एंड द मैसेज ऑफ अदर एटम्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू दिस यूनिट। और बाकी जो एटम्स होते हैं उनके मैसेज को आप मेजर करते हैं इस यूनिट के साथ रिलेशन में या फिर इस यूनिट के साथ कंपेयर करके। अब देखें यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास कार्बन का एटम है उसका मैस जो है वो एग्जैक्टली 12 क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो एक यूनिट है, हमने कहा है कि एक यूनिट हमारे पास कार्बन 12 के एटम का जो मैस है उसका 12वां हिस्सा है। तो एक यूनिट अगर कार्बन 12 के एटम का 12वां हिस्सा है तो हमने इस तरह के 12 हिस्से लेने हैं ना कार्बन के पूरे मैस के लिए। तो जब 12 हिस्से आप लेंगे तो 12 के साथ 12 जब डिवाइड होगा तो आपको 1 मिलेगा आंसर में। तो एक जो आपके पास एटम है कार्बन का उसका जो मैस होता है वो इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं वो आपको 12 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। ये एक यूनिट है 1/12
12th ऑफ कार्बन एटम का जो मास है ये आपके पास 1 यूनिट है। इस तरह के आपको चाहिए 12 यूनिट्स। जब आप इस तरह के 12 यूनिट्स लेते हैं तो आपके पास मास आ जाता है एक कार्बन एटम का, ठीक है। और जो कार्बन एटम का मास है इस स्केल के ऊपर वो एग्जैक्टली 12 है, ठीक है। तो 12 मास आपको मिलता है कार्बन के एटम का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द relative atomic mass of an element is thus defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12। अब यानी कि हमारे पास सिंपल सी बात है, कार्बन 12 आइसोटोप है, ये बात हो रही है कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके मैस के साथ कंपेयर करके आपने बताना होता है कि कितना मैस है किसी भी एटम का। द relative atomic masses of elements are expressed in atomic mass unit AMU। तो हमारे पास जो relative atomic masses होते हैं एलिमेंट्स के, उनको हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर यानी कि AMU के अंदर उनको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके पास जो कार्बन 12 है, हमने देखा है कि उसका जो मास होता है कार्बन 12 का इस स्केल के ऊपर एग्जैक्टली 12 होता है। 12 क्या होता है? तो वो 12 AMU होता है, ठीक है। 12 AMU यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट्स, क्योंकि कार्बन 12 जो है इसका जो टोटल मास है इसका 12वां हिस्सा यानी कि 1/12 ये बनता है हमारे पास एक AMU। तो इस तरह के जब हमारे पास 12 होते हैं तो हमारे पास एक कार्बन एटम का मास आता है। तो यहाँ पे टोटल ये 12 AMU होते हैं एक कार्बन के एटम के अंदर, या फिर एक कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU बनता है। इट इज डिफाइंड एज 1/12th द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो आपके पास कार्बन 12 का मास है उसका 12वां हिस्सा जो है वो आप कहते हैं कि वो AMU है, 1 AMU। अगर आपसे MCQs में पूछ लिया जाए कि जो 1 AMU है ये कार्बन एटम का जो मास है उसका कौन सा हिस्सा है, तो ये उसका 12वां हिस्सा है, उसका 1/12th पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 1 AMU है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है MCQs के लिए कि आपके पास जो 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो बराबर होता है 1.67377 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑन एटॉमिक मास स्केल इज 1.007 AMU। तो आपके पास जो एक हाइड्रोजन एटम होता है हाइड्रोजन 1 का मतलब है ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 1 का मतलब है जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन के उस आइसोटोप की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन 1 जो है इसका एटॉमिक मास जो है 1.007 AMU होता है। सिमिलरली द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर 32 इज 31.972 AMU। इसी तरह से आपके पास जो सल्फर 32 है, सल्फर का 32 वाला आइसोटोप, ऐसा आइसोटोप सल्फर का जिसका एटॉमिक मास 32 है, उसका जो इस स्केल के ऊपर मास होता है वो होता है 31.972 AMU। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने एक ऐसा स्केल बना लिया जिसके साथ कंपेयर करके हम मुख्तलिफ एटम्स के जो मैसेज हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्केल के ऊपर हमने ये देखा कि हमारे पास जो एक कार्बन का एटम होता है उसका जो मास होता है कार्बन 12 के एटम का मास, उसका जो 12वां हिस्सा होता है 1/12th पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक AMU। तो ये जितने AMU किसी भी एटम के मास में होते हैं तो हम कहते हैं उसका उतना मास मौजूद है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो देखना है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। हमने अब आइसोटोपिक अबंडेंस जो है उसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब ये है कि कोई भी आइसोटोप जो है वो कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है एक एलिमेंट के अंदर, उसकी वो जो मिकदार होगी उसकी कसरत होगी, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करके दिखा देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स विद डिफरेंट मास नंबर्स। एक जो एलिमेंट होते हैं हम जानते हैं कि इसके मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स होते हैं और जो इसके आइसोटोप्स होते हैं उनके मास नंबर्स मुख्तलिफ होते हैं। एटॉमिक नंबर सारे आइसोटोप्स के सेम होते हैं जो एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन उनके जो मास नंबर्स हैं वो न्यूट्रॉन्स की मुख्तलिफ तादाद की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। These mass numbers are called relative isotopic masses। इनको आप relative isotopic masses कहते हैं, ठीक है। relative atomic masses नहीं होते, ये होते हैं relative isotopic masses क्योंकि ये isotopes के masses होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है each isotope will also have its own naturally occurring abundance। जो भी आपके पास आइसोटोप होता है इसकी एक नेचुरली अकरिंग अबंडेंस होती है। अबंडेंस का मतलब ये कुदरती तौर पे इसकी कसरत होती है। तो आगे चलने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि किसी भी आइसोटोप की जो आइसोटोपिक अबंडेंस होती है उसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एलिमेंट है जो कि इतनी मिकदार में यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये 100% है उसकी मिकदार। इसकी 100% मिकदार है। हम ये जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ आइसोटोप्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इसका एक जो आइसोटोप है वो बिल्कुल इसकी जो हाफ मिकदार है उसके बराबर है, ठीक है। 50% हमारे पास इसका एक आइसोटोप है
उसके बाद इसके जो बाकी दो आइसोटोप्स हैं वो 25-25% मौजूद है, ठीक है। एक इसका जो आइसोटोप है वो 25% है और दूसरा इसका जो आइसोटोप है वो भी 25% है, ठीक है। तो इसके टोटल 3 आइसोटोप्स थे, टोटल एलिमेंट था 100%, ठीक है। उसकी टोटल जो मिकदार है उसको तो हम 100% ही कहेंगे। उसका एक जो आइसोटोप था वो आधा जो एलिमेंट था वो एक आइसोटोप के ऊपर मुश्तमिल था, 50% उसका एक आइसोटोप था, दूसरा आइसोटोप 25% था, तीसरा आइसोटोप जो है वो भी 25% था। तो तीनों जो इसके आइसोटोप्स हैं तीनों की हमें अब आइसोटोपिक अबंडेंस मिल गई है कि पहला आइसोटोप जो है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस जो है वो 50% है, उसके बाद अगले की 25% है, तीसरे की 25% है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस। उसके बाद आगे हम चलते हैं, यहां से अब हम देख रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक masses m एंड आइसोटोपिक अबंडेंसेस p बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये नीचे हमारे पास फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बता सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता होगी और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी होगी। इस साइड के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी हमें पता होंगी और इस साइड के ऊपर जो चीज़ मौजूद है एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये हमने फाइंड करना होगा। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ गिवन होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, एक हमारे पास है आइसोटोप पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपके पास जो पहला आइसोटोप है उसका जो रिलेटिव आइसोटोपिक मास है वो फॉर एग्जांपल m1 है, उसकी जो आइसोटोपिक अबंडेंस है यानी कि उसकी जो परसेंटेज मौजूद है वो p1 है, उसको आपने उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा मास है फॉर एग्जांपल आइसोटोप है उसका मास आपके पास है m2, उसकी अबंडेंस आपके पास है p2। उसके बाद आपके पास जो तीसरा आइसोटोप है उसका मास आपके पास m3 है और उसकी जो अबंडेंस है आपके पास वो है आपके पास p3। तो आपने इनको करवा देना मल्टीप्लाई, पहला आइसोटोप उसका मास उसकी अबंडेंस, दूसरा आइसोटोप उसका मास उसकी अबंडेंस और तीसरा जो आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस, इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा के और फिर तीनों को आपने ऐड करवा देना और उसके बाद 100 के ऊपर आपने इनको करवा देना डिवाइड। तो जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास आपका जो एलिमेंट है जिसके ये आइसोटोप्स थे, जिनके मैसेज और जिनकी अबंडेंसेज आपको पता थी, उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। और आगे इसके जो डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स का मतलब ये है कि सिर्फ 3 आइसोटोप्स, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। डॉट्स का ये मतलब है जब तक आपके पास आइसोटोप्स चलते जाएंगे आपने इसी तरह से हर आइसोटोप का जो मास है उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करवा के आपने यहाँ पे ऐड उनको करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज 5 आइसोटोप्स। तो जो क्रिप्टॉन है उसके 5 आइसोटोप्स होते हैं। देयर रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज एंड आइसोटोपिक अबंडेंसेस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल 2.2। अब जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा है उसी मेथड को अप्लाई करके हमने यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्रिप्टॉन का वो बताना होगा। यहाँ पे इसके जो आइसोटोप्स हैं उन तमाम आइसोटोप्स के जो मैसेज हैं वो लिखे हुए हैं और उन मैसेज के सामने उन आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो आइसोटोपिक मास है वो एक आइसोटोप का लिखा है वो 80 है, यानी कि 80 mu होगा। उसके बाद उस आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो 2% है। उसके बाद अगला आइसोटोप जो है उसका जो मास है वो 82 है और उसी आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो 12% है, यानी कि वो 12% है। यानी कि टोटल आपके पास जो क्रिप्टॉन है उसमें से पहला आइसोटोप जो है वो 2% है, दूसरा आइसोटोप 12% है, तीसरा 12% है और तीसरा जो उसका मास है 83। उसके बाद चौथा जो है उसका मास आपके पास जो है वो 84 है, उसकी अबंडेंस 57 है, यानी कि 57% ये आइसोटोप पाया जाएगा। उसके बाद अगला आइसोटोप जो है उसका मास 85 है और उसकी अबंडेंस जो है वो 17%, यानी कि 17% है। अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास जो है क्रिप्टॉन का वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप ये देखें कि आपके पास जो पहला आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस, यानी कि 80 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप देखिए मल्टीप्लाई करवाया या नहीं, तो बिल्कुल करवाया है। 80 और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, उसके अंदर प्लस करना है। दूसरा जो आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस, तो वो कौन कौन से बनेंगे, 82 और 12 बनेंगे। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करवा दिया है, यहाँ पे बिल्कुल करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आइसोटोप है, तीसरा है, इसके अंदर है 83 और 12, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा दें 83 और 12 को। उसके बाद आपके पास जो चौथा आइसोटोप है वो देखें, वो आपके पास है 84 और 57, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है। उसके बाद आपके पास है 85 और 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है। आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें तो आपके लिए काम ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे देखें तो पहला आइसोटोप उसका मास और उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई हुई है। दूसरी ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस। उसके बाद तीसरा आइसोटोप उसका मास और अबंडेंस। उसके बाद चौथे आइसोटोप का मास और अबंडेंस। और उसके बाद आपके पास जो पांचवा आइसोटोप है इसका मास और इसकी अबंडेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है। तो इन सब को आपने पांचों को ऐड कर दिया, दरमियान में देखें एडिशन है, और उसके बाद नीचे आपने डिवाइड कर दिया 100 से।
100 से आपने इनको डिवाइड जरूर करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया क्रिप्टॉन का वो आ गया है 83.7 AMU। यहाँ पे इसका यूनिट उन्होंने नहीं लिखा, यूनिट आपने साथ इसका जरूर लिखना है, यूनिट इसका है AMU। तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया है क्रिप्टॉन का जो कि 83.7 AMU। अब देखें आपको क्रिप्टॉन के जो मास है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके जो 5 आइसोटोप्स थे क्रिप्टॉन के, उन 5 आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। 5 जो आइसोटोप्स थे उनमें से हर एक आइसोटोप का मास और उसकी जो अबंडेंस है, जो उसकी कसरत है यूनिवर्स में, वो आपको बताई गई कि कितने फीसद मौजूद है। आपने इन दो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने ऊपर फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं, आप मैस पुट करते गए, साथ उसी की अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते गए। यही काम आपने किया है सारे आइसोटोप्स के लिए। नीचे 100 से डिवाइड करवाए तो आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्रिप्टॉन का ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारी सैंपल एग्जांपल 2, ये हमने अब सॉल्व करनी है। अब देखें यहाँ पे मेथड सेम वही होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो सेम वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने देखें क्या करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो हल्का आइसोटोप है उसका अपने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। अब देखें यहाँ पे क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसका साथ उन्होंने एटॉमिक मास नहीं बताया। अगर एटॉमिक मास बता देते तो फिर फाइंड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करने, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो हल्का आइसोटोप है उसका अपने रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिर्फ Cl क्लोरीन, इसको बस हम कहेंगे, इसका हमने एटॉमिक मास बताना है। हमें पता क्या है, वो आगे लिखा हुआ है, व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास जो क्लोरीन के लाइट आइसोटोप है वो तो हमने फाइंड करना है, तो फिर ये किसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, जैसे हमने पीछे फाइंड किया था ना क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास, इस तरह से क्रिप्टॉन का फाइंड किया था तो हमारे पास निकला था 83.7 AMU। उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन एलिमेंट का, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन एलिमेंट का जो टोटल हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे आमतौर पे फाइंड करते थे वो हमें पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम पुट करते थे आइसोटोप्स के, उनमें से एक आइसोटोप का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं पता, वो हमने अब यहाँ से फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो सारे हम पुट करते थे इनमें से एक हम पुट नहीं करेंगे तो उसका फिर हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखें रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 इज 24.23%। अब देखें जो आपके पास क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका आपको पता है, देखें क्लोरीन के यहाँ पे टोटल है 2 आइसोटोप्स। एक आइसोटोप जो है उसका तो मैस हमने फाइंड करना है, दूसरा जो आइसोटोप है उसका मैस हमें उन्होंने दे दिया यहाँ पे 37। ठीक है, क्लोरीन 37 जो है उसकी उन्होंने अबंडेंस भी हमें दे दी कि 24.23% अबंडेंस है। तो इसका जो मैस है वो इसके साथ ही लिखा हुआ है, 37 जो है ये इसका रिलेटिव मैस है, वो हमें दे दिया। उसके बाद रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का आइसोटोप है जिसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है उसकी उन्होंने हमें अबंडेंस बता दी है कि जो लाइट आइसोटोप है क्लोरीन का हल्का आइसोटोप, इसकी जो अबंडेंस है वो है 75.77%। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है, वो है 35.45। अब देखिए हमारे पास चीजें जो मौजूद है उनको हम अपने फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं और अपना जो हमने फाइंड करना था क्लोरीन के लाइट आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास वो फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का एलिमेंट है इसका जो टोटल रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किस तरह से होगा, वो ऐसे होगा कि इसका पहला आइसोटोप उसकी अबंडेंस, इसका दूसरा आइसोटोप उसका मास और इसकी अबंडेंस और नीचे 100। जो जो चीजें पता है वो पुट कर दें, जो नहीं पता वो आप पुट ना करें। अब देखिए आपके पास जो पहला आइसोटोप है, जो इसका हल्का आइसोटोप है क्लोरीन का, उसका आपको मास पता नहीं है, वो आपने फाइंड करना है, तो आपने उसकी जगह सिर्फ Cl लिखा है। उसकी अबंडेंस आपको पता है, यहाँ पे उन्होंने बताई थी। ठीक है, लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन जो उसकी अबंडेंस उन्होंने बताई थी 75.77%, ये आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आपके पास जो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन का, उसकी जो आपके पास अबंडेंस है वो है 24.3%, 24.23%, और उसका मैस जो है 37 है, वो भी आपको उन्होंने दे दिया साथ, क्लोरीन के साथ ही मैस लिख दिया। तो 37 उसका मैस आ गया, उसकी अबंडेंस यहाँ पे आ गई, नीचे फार्मूला वाला जो 100 है वो लिख दिया। और यहाँ पे देखें हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया था, वो है 35.45, तो वो आप यहाँ पे अब लिखेंगे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड नहीं करना, वो हमें पहले से पता है, वो यहाँ पे अब लिख दें। ये जो लाइट आइसोटोप है क्लोरीन का, इसका मास फाइंड करना है तो आप इसकी जगह Cl लिख दें, बाकी चीजें आप यहाँ पे वैसे ही रहने दें। आप इनकी जो कैलकुलेशन उसको आगे चलाएं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो नीचे 100 मौजूद है, इस 100 को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ पे इधर आके 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये वाला डेसिमल पॉइंट 35 के बाद ये 2 यूनिट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये 2 यूनिट्स इधर शिफ्ट होगा तो इस 5 के बाद आ जाएगा, और 5 के बाद जब आएगा तो इसको हम लिखेंगे नहीं,
तो इसलिए हम इसको सिर्फ इसलिए हमने इसको लिख दिया कि 3545। उसके बाद ऊपर वाली चीज़ें हमने वैसे लिखी। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया 896.51। इसको जब हम उधर लेके गए हैं तो उधर जाके ये माइनस होंगे क्योंकि इधर ये ऐड हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये 75.77 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके ऊपर ये वाला आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो क्लोरीन है, जो इसका लाइट आइसोटोप है क्लोरीन का, उसका हमारे पास जो मैस आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद वो ये होगा 34.95। ठीक है, ये हमारे पास मैस आ गया। उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज 34.95। तो क्लोरीन का हमारे पास जो लाइट आइसोटोप है उसका हमारे पास मैस आ गया। तो हमने देखें फार्मूला वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, फार्मूला हमने सेम वो इस्तेमाल किया, लेकिन फर्क यहाँ पे सिर्फ ये था कि पहले हमने फार्मूला इस्तेमाल किया रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए, लेकिन अब हमें एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास पहले से पता था। उसका एक आइसोटोप था जिसका हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता नहीं था, तो वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। उस आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो हमें पहले से उन्होंने दे दी थी। तो उस आइसोटोप की अबंडेंस, दूसरे आइसोटोप का मास, दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस और जो टोटल हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन के एलिमेंट का, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और कैलकुलेशन करके हमने जो क्लोरीन का लाइट आइसोटोप है इसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या होता है, कार्बन 12 क्या होता है, AMU क्या होता है, सारी चीज़ें देख ली। और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट देखा है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। कि आपने आइसोटोपिक अबंडेंस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है। दो तरह के रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमने फाइंड करना सीखा कि हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालना है, और उसके बाद हमने ये देखा कि हमने जो आइसोटोप है उसका हमने कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा देखें, उसके बाद एक चीज़ आप और भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको मैं यहाँ पे बता दूं। अब यहाँ पे देखें, आपको जो लाइट आइसोटोप था क्लोरीन का उसकी अबंडेंस गिवन थी, आपने उसका मैस फाइंड करना था। तो ऐसा भी हो सकता था कि आपको उसका मैस गिवन होता यहाँ पे, ठीक है, मैस उसका गिवन होता और आपसे पूछ लिया जाता कि आप इसकी अबंडेंस बताएं। तो जो अबंडेंस है इसकी जगह आप फिर Cl लिख देते, और जो मैस है जो आपको मैस गिवन होता उसकी जगह आप Cl की जगह मैस लिख देते। तो मैस पता होता, अबंडेंस आपने अगर फाइंड करनी होती तो आप इसकी अबंडेंस भी फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जो हमारे पास फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना यूजफुल फार्मूला है कि इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास भी बता सकते हैं, उसके जो आइसोटोप्स हैं उनके भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस बता सकते हैं, और उनकी जो अबंडेंस है रिलेटिव एटॉमिक मासेस के अलावा हम आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसके जो MCQs हैं ये स्टार्ट करेंगे।